एमएसपी से संबंधित बजट 2022-23 में भी कुछ काम हुआ। बजट 2022-2023, एमएसपी से संबंधित बजट 2022-23 में क्या काम हुए, उन मुद्दों पर भी बात करते हैं। एमएसपी से संबंधित बजट 2022-23 में क्या काम हुए कि जो एमएसपी का संचालन है, इसके तहत गेहूं और धान की खरीद के लिए भारत सरकार ने क्या किया, 2.37 लाख करोड़ का भुगतान किया। मतलब अगर हम लोग बात करें कि एमएसपी के लिए हमारी भारत सरकार ने, और विशेष तौर पर वीट एंड राइस, इसके लिए भारत सरकार ने ₹2.37 लाख करोड़ का बजटीय आवंटन किया, बजटरी एलोकेशन किया। So we can say that in the budget 2022-23, the government of India allocated the bulk or the huge amount, that is rupees 2.37 lakh crore, just for the procurement of wheat and rice as per the MSP in our country. Apart of that, अगर हम लोग बात करें जिसमें 163 लाख, समझना, इसमें 163 लाख किसानों से अगर हम बात करते हैं 12,008 लाख मैट्रिक टन गेहूं और धान शामिल होंगे। इसमें सरकार ने कहा ये जो 2.37 लाख करोड़ रुपीस का जो हम बजट दे रहे हैं, इसमें हम लगभग 163 लाख किसानों को, 163 लाख फार्मर्स को और लगभग 1208 लाख मैट्रिक टन हम वीट एंड राइस किसानों से खरीदेंगे। दोस्तों, ये सरकार ने एक टारगेट बनाया, इस टारगेट को बनाया सरकार ने और कहा कि लगभग 2.37 लाख करोड़ रुपए का जो बजटरी आवंटन किया, इसमें 163 लाख फार्मर्स को फायदा होगा और 1208 लाख मैट्रिक टन गेहूं और चावल हम खरीदेंगे। तो बताइए दोस्तों, क्या इतनी बात सभी लोगों को समझ में आई और अभी तक का जो आपको ज्ञान प्राप्त हुआ वो कैसा हुआ? क्या आनंद आया दोस्तों? और इस आनंद को आप कितना आनंद आया मुझे ये भी बताएंगे, सो दैट जब आपको आनंद आएगा तो मुझे तो अपने आप आनंद आए, राइट। दोस्तों, यहां तक हमने बात करी थोड़ी सी बहुत, और आप लोगों को सिखाने और समझाने की कोशिश करी कि एमएसपी क्या है, एमएसपी किस तरीके से, राइट। तो परम आनंद आप लोग कह रहे हैं, बहुत ही बढ़िया, अच्छा लग रहा है। सर, एग्रीकल्चरल ट्रिब्यूनल वाला पॉइंट एक बार और बता दीजिए। तो एग्रीकल्चरल ट्रिब्यूनल का मतलब मैंने आप लोगों को सिर्फ इतना बताया था कि जो एग्रीकल्चरल ट्रिब्यूनल है, कि जब 2018 में जो नीति आयोग की न्यू इंडिया @75 रिपोर्ट आई, इसने कहा कि जो CACP है इसे कृषि ट्रिब्यूनल, न्यायाधिकरण, मतलब एक कोर्ट का काम भी करना चाहिए कि जब भी किसान भाइयों की कोई भी समस्या हो, कोई भी एक निपटारा होना हो, कोई भी समस्या का समाधान होना हो, तो कोई भी डिस्प्यूट है तो एक डिस्प्यूट रेड्रेसल एजेंसी होना चाहिए, इसको मतलब लाइक एक ट्रिब्यूनल होना चाहिए, न्यायाधिकरण, जहां पर वो लाइक जाकर अपनी शिकायत कर सकें, राइट ना। तो अति आनंदपूर्ण गुरुजी। सर, एग्रीकल्चरल ट्रिब्यूनल वाला पॉइंट, यस, कीर्ति सोनी बता दिया आपको। चलो जी, तो और कोई कमेंट्स आपके हैं नहीं, तो उम्मीद कर रहे हैं दोस्तों इतनी सारी बातें आप लोग बड़े अच्छे से एमएसपी में समझ गए, और एमएसपी के बारे में अब थोड़ा और डिटेल में चलेंगे, इतने पे नहीं रुकेंगे, और थोड़ा डिटेल में चलेंगे, और बहुत सारी बातें अभी मुझे एमएसपी के संदर्भ में आप लोगों से करनी है। दोस्तों, इतने सारे काम हुए, अब इतने सारे कामों में अब थोड़ा चलते हैं थोड़ा सा आगे, और आगे में क्या क्या बात करेंगे, यस, ये सब आपको नोट डाउन करना है, और ये सब आप चीजें साथ में मेरे नोट डाउन करते रह रहे हैं। तो हमने एमएसपी के पहले हिस्टोरिकल एस्पेक्ट से चले, हिस्टोरिकल एस्पेक्ट से धीरे धीरे आए, कैसे कैसे एमएसपी में क्या क्या परिवर्तन हुए। तो अब मेंस का मैं आपको यहाँ पे एक क्वेश्चन लिखवा देता हूँ। अब आपको यहाँ पे मेंस का एक क्वेश्चन लिख लो आप लोग कि एमएसपी से आप क्या समझते हैं।
क्या समझते हैं? एमएसपी से आप क्या समझते हैं? भारत सरकार ने एमएसपी के प्रोत्साहन के लिए कौन कौन से कदम आए हैं? What do you understand by MSP and what are the different steps taken by the government in support or in the promotion of MSP in our country? Right now, तो ये एक इंपॉर्टेंट सवाल होता है हमारे एग्जाम के लिए, या मान लो समटाइम्स कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चन आ जाते हैं कि नीति आयोग के न्यू इंडिया एट द रेट ऑफ 75 रिपोर्ट में एमएसपी से संबंधित सिफारिशों की व्याख्या कीजिए। एक और ये सवाल बन राइट। तो ऐसे सवाल आपके एग्जाम में आ सकते हैं। चलो, तो दोस्तों यहां तक आप लोगों को ये तो समझ में आ गया कि एमएसपी क्या है, एमएसपी किसे कहते हैं और एमएसपी से संबंधित क्या क्या काम होता है। अब जरा ध्यान से मेरी दो बातें समझ लो, आप लोग दो बातें समझ लो, राइट। अब जरा ध्यान से समझना, जो मैंने 1985 में स्थापित CACP बताया, कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइस, ये क्या करता है, सिर्फ एमएसपी, किसी भी फसल का जो एमएसपी है ये कितना होना चाहिए इसकी सिफारिश करता है, इसका रिकमेंडेशन करता है। समझना दोस्तों, रिकमेंडेशन करता है, सिर्फ सिफारिश देता है। भारत सरकार को जो CACP है, कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइस, ये सिर्फ रिकमेंडेशन करने का काम करता है, सिर्फ सिफारिश देता है। लेकिन इसकी जो सिफारिश है, इसकी जो रिकमेंडेशन है, ये किसको देता है, मुद्दे की बात ये, टू whom the CACP recommends about the MSP in our country, किसे दोस्तों, ये अपनी जो सिफारिश है ये किसको देता है, तो कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर। किसको देता है, कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स। तो दोस्तों भारत में जो आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति है, इकोनॉमिक अफेयर्स। तो भारत में आर्थिक मामलों, मेरे साथ साथ आप नोट कर रहे होंगे मुझे लग रहा है, तो जो भारत में आर्थिक की या आर्थिक मामलों पर कैबिनेट समिति, तो जो आर्थिक मामलों पर कैबिनेट समिति है CCEA, ये इसको अपनी रिकमेंडेशन देता है। बहुत ध्यान से सुनना दोस्तों, CACP का काम है एमएसपी से संबंधित सलाह देना, रिकमेंडेशन देना, सिफारिश देना। इसको देता है CCEA, कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स, राइट। नाउ दोस्तों, अब जो CCEA है वो एमएसपी की घोषणा करता है। तो जो एमएसपी की घोषणा करता है
मतलब जो एमएसपी की घोषणा करने का काम है, जो एमएसपी का अनाउंसमेंट, घोषणा मतलब जो अनाउंसमेंट होता है, अनाउंसमेंट वो कौन करता है? सीसीईए। एट द टाइम ऑफ सोइंग द सीड्स, एट द टाइम ऑफ सोइंग द सीड्स, बीज बोते समय, जब किसान भाई बीज बोते समय, और किसान भाइयों से ये सीसीईए कहता है आप सिर्फ बीज बोइए, खेती करिए। अगर आपकी फसल बहुत ज्यादा हो गई और मंडी में आपको कम दाम मिलेगा तो एक न्यूनतम कीमत हम आपको देंगे। अगर आपको उससे ज्यादा दाम मिल जाए तो आप बेच देना, अगर आपको उससे ज्यादा दाम मिल जाए तो आप बेच देना, अगर आपको दाम ना मिले तो हम आपकी सेवा में हमेशा हाजिर हैं। आप अपनी फसल को मुझे बेच सकते हैं। अर्थात जो सीएसीपी है इसका काम है महज मात्र रिकमेंडेशन देना। ये अपनी स्टडी करता है और स्टडी करके रिकमेंडेशन दे देता है सीसीईए को, कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स। और जो सीसीईए है ये घोषणा करता है किसान भाइयों को, जब किसान भाई बीज बोते हैं इस समय ये किसान भाइयों को बोलता है कि आप एक काम करिए, आप इस फसल को लगाइए और जितनी फसल हो आप चिंता नहीं करो। अगर ज्यादा फसल हो जाए, याद करो सबसे पहला डिस्कशन यहीं से शुरू किया था, अगर ज्यादा सप्लाई हो जाएगी तो किसानों को कम प्राइस मिलेगा, अगर कम प्राइस मिले तो हम आपके लिए हमेशा हाजिर हैं, हम आपकी फसल को खरीद लेंगे, हम आपकी फसल को खरीद लेंगे। तो जो एमएसपी की बात करते हैं तो इसकी रिकमेंडेशन सीएसीपी और इसका फाइनल अनाउंसमेंट सीसीईए करता है, राइट। अब जो सीसीईए है वो एमएसपी की जो अनाउंसमेंट करेगा वो क्या करेगा? भारत सरकार ने कहा है कि जो एमएसपी है वो जो सीसीईए जो घोषणा करेगा वो कम से कम जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ रहा है किसान भाइयों को, ये जो घोषणा करेगा जो किसान भाइयों की उत्पादन लागत है, उत्पादन लागत है, अभी इस पर बहुत डिटेल में बात होगी, जो उत्पादन लागत है इसका कम से कम 1.5 गुना, 1.5 गुना मतलब ऐसे कह लो 150%। मतलब किसान भाई ने जो 150 राइट, एक मतलब किसान भाई ने अगर मान लो 100 रुपए अपनी फसल में लगाए तो कम से कम जो सीसीईए घोषणा करेगा प्राइस की, हाँ वो करेगा कितना? 150 गुना करेगा, मतलब आप 150% करेगा, मतलब 1.5 गुना करेगा, राइट, 1.5 गुना करेगा। अब मुद्दे की बात ये आती है, एक और प्रश्न उठता है मेरे दिमाग में, एक और प्रश्न क्या उठता है कि गुरुजी ये बताइए, देखिए और इसके मल्टी डायमेंशनल अप्रोचेस से सोचते हैं। मेंस इज ऑल अबाउट मल्टी डायमेंशनल थिंकिंग, मेंस इज ऑल अबाउट योर थॉट्स, मेंस इज ऑल अबाउट योर डिसीजन व्हाइल यू आर आंसरिंग समथिंग, कि उस समय आप क्या डिसीजन ले रहे हैं, उस समय आपके दिमाग में क्या विचार आ रहा है। तो अब मान लो मेरे जो प्रिय विद्यार्थी इस समय मुझे सुन रहे हैं उनके मन में यह सवाल आ सकता है कि गुरुजी एक बात बताइए, द प्राइसेस विच आर रिकमेंडेड बाय द CACP टू द CCEA is the recommendation of CACP is binding or mandatory which have to be followed by CCA। आपके दिमाग में जरूर एक प्रश्न आ रहा होगा कि जो कीमतें CCEA को CACP रिकमेंड करता है क्या वो अनिवार्य है, कि क्या वो CCEA बाध्य है उस प्राइस को, क्या उसी प्राइस पर वो घोषणा करेगा? तो मैं कहूंगा नो, नॉट एट ऑल। मतलब दोस्तों नो, नॉट एट ऑल। मतलब जो CACP ने जो CCEA को MSP से संबंधित जो सलाह दी है, रिकमेंडेशन दी है, क्या ये CCEA बाध्य है कि उसे CACP की रिकमेंडेशन को मानना ही पड़ेगा? तो मैं कहूंगा नो, नॉट एट ऑल। कभी कभी क्या होता है कि जो CCEA है वो इसके अलावा राज्य सरकार हो गई, राज्य सरकार जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं
राइट, जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं, जो राज्य सरकार हैं, और तो और अगर हम राज्य सरकार की बात करें तो इसका भी बहुत अहम रोल है। मतलब ऐसा नहीं केंद्र में ही चल रहा है एमएसपी। वैसे कृषि तो आपको पता होगा कि एक राज्य की सूची है, कृषि राज्य सूची का एक विषय है, सॉरी इट इज द सब्जेक्ट ऑफ द स्टेट लिस्ट, जो हमारी भारतीय संविधान के 7th शेड्यूल में जो स्टेट लिस्ट है जो राज्य सूची है, इसमें कृषि का विषय है। लेकिन कृषि के विषय पर नियम कानून बनाने का अधिकार केंद्र को भी है और राज्य को भी है। कॉन्करेंट लिस्ट में भी इसका प्रावधान है। तो समटाइम क्या करता है, जो CCEA है वो राज्य सरकारें हो गई, विभिन्न एजेंसीज हो गई, राइट, विभिन्न एजेंसीज हो गई, इन सब से भी सलाह लेता है कि बताइए जो CACP ने रिकमेंडेशन दी हैं, क्या आप लोग इस रिकमेंडेशन से सहमत हैं? तो हम कहेंगे कि जो MSP है इसमें राज्य सरकार की भी अहम भूमिका है। क्यों? क्योंकि दोस्तों जो सेंटर है वो जो MSP को अनाउंस करता है वो कहीं ना कहीं राज्य सरकार का भी योगदान लेता है, वो राज्य सरकार का भी योगदान लेता है। अब मेरी सिटी में कोई नहीं समझा पाया इकोनॉमिक्स, बस आप पहले हो जिसने मेरे को समझ आया सर, थैंक यू यार। ना थोड़ा सा और अच्छी तरह मैं बताऊंगा, इतना ही नहीं। अब मान लो आपके एग्जाम में ये सवाल आ जाए कि MSP में राज्यों की भूमिका को वर्णन कीजिए। देखो इतने मल्टी डायमेंशनल अप्रोचेस से समझो कि MSP का वर्णन कीजिए। तो अब MSP का वर्णन कैसे करेंगे भैया? अब मतलब राज्यों की भूमिका का वर्णन कैसे करेंगे? तो मैंने कहा कि जो अब आप सबसे पहले लिखेंगे कि यहाँ पर जो मैंने बोला, मैं लिख नहीं रहा, कि जो CCEA है वो CACP के रिकमेंडेशन के लिए बाध्य नहीं है, वो राज्य सरकारें विभिन्न एजेंसीज से सलाह लेते हैं और उनके ऑन द लाइंस ऑफ द रिकमेंडेशंस मेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट डिफरेंट एजेंसीज, फिर वो फाइनली एक MSP को तय करता है। देखो MSP तो समझ में आया। अब देखो राज्य सरकार की भूमिका आप लोगों को बताते हैं। सपोज करो एक क्रॉप है, देखना राज्य सरकार की भूमिका और बताते हैं। सपोज करो एक फसल है, हम ले लेते हैं गेहूं, एग्जाम्पल में ले लेते हैं गेहूं मतलब वीट। दोस्तों हमने वीट का उदाहरण लिया। अब यहां पर मैं आपको वीट में केंद्र और राज्य के बारे में बताऊंगा, राइट। दोस्तों जो केंद्र है, केंद्र इसने क्या किया, सेंटर ने तो मान लो वीट के लिए 1000 रुपीज पर क्विंटल, 1000 रुपीज पर क्विंटल पर बोला कि भैया देखो जो CCEA है केंद्र की तरफ से, अगर मैं कहूं तो केंद्र मतलब CCEA मतलब कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स ने कहा, कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स ने कहा कि भैया जो MSP है वो गेहूं के लिए 1000 रुपए पर क्विंटल है, राइट। तो क्या फार्मर 1000 रुपए पर क्विंटल पर ही अपने गेहूं को बेचेगा या इसमें कुछ और प्रावधान है? आइए दोस्तों उसकी बात बता देते हैं आपको ना। किसान सिर्फ 1000 रुपए क्विंटल पे अपना गेहूं नहीं बेचेगा। इसके बाद क्या होता है, देखो दोस्तों सेंटर ने तो बोल दिया 1000 रुपए पर क्विंटल। अब आता है स्टेट की भूमिका, अब आती है राज्य की भूमिका। राज्य क्या करता है, जिस तरीके से केंद्र MSP देता है इसी तरीके से राज्य अपना बोनस देता है, राज्य इस पर बोनस भी देता है। अगर कोई राज्य नहीं देना चाहे तो वो नहीं दे सकते, स्वतंत्र हैं, लेकिन केंद्र ने जो MSP दिया उस पर राज्य एक बोनस भी देता है। मान लेते हैं राज्य ने कहा ₹200 पर क्विंटल बोनस है, गेहूं पर ₹200 पर क्विंटल है। तो जो किसान अपनी जो फसल बेचेगा और किसानों की जो आय बनेगी वो होगी ₹1200 पर क्विंटल। बोलो दोस्तों जय हो। ये है पूरा का पूरा मुद्दा, ये है पूरा का पूरा मुद्दा। मतलब जो राज्य की क्या भूमिका है, राज्य की क्या भूमिका है MSP को लेकर। तो जो केंद्र है
अब देखो मैंने एक क्वेश्चन आप लोगों को करा रहा हूं कि एमएसपी में राज्य की क्या भूमिका है, तो आप लोग ये बताएंगे कि जैसे केंद्र जो एमएसपी देता है उसी चीज पर राज्य बोनस देता है, राइट। अब बारी आती है दोस्तों एक और मुद्दा कि सर ये बताओ, आपने ये तो कह दिया कि सीएसीपी, समझना सीएसीपी रिकमेंडेशन देगा, सीसीईए जो है वो अपनी लाइक घोषणा करेगा। अब आखिर गुरुजी ये बताओ प्रोक्योरमेंट कौन करेगा, प्रोक्योरमेंट कौन करेगा, मतलब जो फसल है उसको खरीदेगा कौन, खरीद कौन करेगा फसल की। ये तो बात आपकी मुझे बहुत अच्छे से समझ में आ गई कि जो फसल है, जो व्हीट है, राइस है, वॉट एवर द फूड ग्रेन्स, खाद्यान्न है, उनकी अनाउंसमेंट सीएसीपी ने कर दिया। उनका जो रिकमेंडेशन सीएसीपी ने कर दिया। अनाउंसमेंट, घोषणा एट द टाइम ऑफ सोइंग द सीड्स सीसीईए ने कर दिया कि न्यूनतम इतना प्राइस मिल जाएगा। आखिर प्रोक्योरमेंट कौन करेगा, फसल को खरीदेगा कौन? तो दोस्तों फसल को खरीदने के लिए सरकार की डिफरेंट एजेंसीज हैं। जैसे अगर हम बात करें तो एक तो बहुत ही फेमस आपको पता है, दैट इज एफसीआई, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। मतलब मैं ये बता रहा हूं कि फसल को खरीदेगा कौन और सरकार की ओर से किसानों को पैसा कौन देगा, सरकार की ओर से किसानों को पैसा कौन देगा? तो फर्स्ट इज द एफसीआई, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, एंड द सेकंड वन इज नेफेड। दोस्तों सेकंड वन इज नेफेड। अगर हम नेफेड की बात करें तो नेफेड बोले तो नेशनल एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, नेशनल एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव। दोस्तों नेफेड, नेशनल एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, दैट इज नेफेड, मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया। दोस्तों नेफेड भी काम करता है इसके संदर्भ में फेडरेशन ऑफ इंडिया। मतलब एफसीआई होगी, एफसीआई के अलावा नेफेड हो गए, और तमाम सारे स्टेट गवर्नमेंट्स भी हैं, तमाम सारे स्टेट गवर्नमेंट्स भी हैं, राज्य सरकार और राज्य सरकार स्टेट गवर्नमेंट की एजेंसीज भी है। जैसे कि केंद्र की तरफ से एफसीआई हो गई, नाफेड हो गई, इसी तरह से तमाम सारी राज्य सरकार की एजेंसीज भी हैं। तो एक्चुअली जो खरीद होगी, अर्थात जो मूल्य होगा, मूल्य जिस मूल्य पर किसानों को फसल को खरीदा जाएगा और जो किसानों को भुगतान किया जाएगा, तो वो कौन करेगा? फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया या नेशनल एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, नेफेड, या फिर राज्य सरकार की विभिन्न एजेंसी, राइट। ओके दोस्तों इतनी सारी बातें तो आप लोगों को समझ में आ गई। पेंगुइन कर्मकार सोसाइटी में क्रॉप को बेचा जाता है, यस वो भी, तो मैंने कहा ना राज्य सरकार की बहुत सारी सोसाइटीज हैं। अभी देखो यहां से हमने यहां तक क्या पढ़ा, फिर से समझते हैं। अभी तक हमने पढ़ा एमएसपी क्या है, एमएसपी का इतिहास, भारत सरकार ने आज तक एमएसपी की दिशा में और दशा में कौन कौन से काम किए हैं, कौन कौन सी यहाँ समितियां एमएसपी के संदर्भ में आई हैं, और जो एमएसपी है उसका सिफारिश कौन करता, उसकी घोषणा कौन करता, ये सारी बातें, और एमएसपी पर जो किसानों की फसलों को खरीदने का काम कौन करता। अब दोस्तों बात चलती है, थोड़ा सा आपको याद है C2 V2 का चक्कर अभी मैंने छोड़ रखा है, वो समझाएंगे। लेकिन उससे पहले अगर हम बात करते हैं एमएसपी में न्यूनतम समर्थन मूल्य, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, तो मैं इससे पहले चाहूंगा कि जो एमएसपी के लिए जो सीएसीपी रिकमेंडेशन देती है, एमएसपी के लिए जो सीएसीपी रिकमेंडेशन देती है, सुझाव देती है, अपना रिकमेंडेशन देती जो है, जो वर्तमान में सुझाव देती है रिकमेंडेशन, वो देती है 23 क्रॉप्स को, 23 क्रॉप्स को। अब आप कभी पढ़ेंगे किसी किताब में, आप कहोगे हमने तो 35 क्रॉप्स पढ़ा, कोई कहेगा नहीं सर हमने 22 क्रॉप्स पढ़ा, कोई कहेगा नहीं सर हमने 21 क्रॉप्स पढ़ा। तो डोंट वरी, सो दिस इज द फाइनल 23 क्रॉप्स, दिस आई हैव बीन टेकन
from the CACP website. So this I have been taken from the CACP website. So the government data is saying that currently the government is providing MSP to the 23 crops. सरकार वर्तमान में 23 फसलों पर MSP दे रहा है। हाँ, इन 23 में थोड़ा सा ट्विस्ट है जिसके लिए आपको थोड़ी देर वेट करना पड़ेगा। आपके दिमाग में यहाँ पे एक सवाल आ रहा होगा, क्या सर जो 23 क्रॉप पर MSP है क्या वो हमेशा फिक्स्ड रहता है? क्या वो हमेशा फिक्स्ड रहता है? तो दोस्तों जो 23 क्रॉप पर फसल पर जो MSP है वो कभी फिक्स्ड नहीं रहता है। इट कैन बी चेंज्ड, इट कैन बी चेंज्ड, द MSP आइटम्स कैन बी चेंज्ड। जो MSP आइटम है, MSP की जो मदें हैं, जो MSP के अंतर्गत फसलें हैं, इट कैन बी चेंज्ड। ये सरकार इसको परिवर्तित कर सकती है, परिवर्तन और इसको चेंज कर सकती है। आइए दोस्तों इन 23 क्रॉप के बारे में बताते हैं कि जो MSP में 23 क्रॉप्स हैं, जो 23 क्रॉप्स हैं, इन 23 क्रॉप्स में आखिर क्या क्या शामिल है। तो इन 23 क्रॉप्स में सबसे पहले यहाँ पर सीरियल्स हो गए दोस्तों, सीरियल्स हो गए बोले तो अनाज, सीरियल्स हो गए बोले तो अनाज, राइट। तो सबसे पहले तो यहाँ पे सीरियल्स हो गए बोले तो अनाज, राइट, सीरियल्स है ना। मैं कह रहा कुछ तो मुझे गड़बड़ी इसमें लग रही है, एक आर एक्स्ट्रा आ गया। सीरियल्स हो गए, अनाज, अनाज हो गया, अनाज। दोस्तों दूसरा इसमें आता है पल्सेस, दालें हो गई, पल्सेस दालें हो गई। तीसरा इसमें आता है ऑयल सीड्स, ऑयल सीड्स हो गए बोले तो तिलहन हो गया, ऑयल सीड्स, तिलहन मतलब ऐसे बीज जो ऑयल्स को, और तो और इसमें कमर्शियल क्रॉप्स हो गई, वाणिज्यिक फसलें हो गई, कमर्शियल क्रॉप्स, वाणिज्यिक फसलें, वाणिज्यिक फसलें। दोस्तों जो 23 आइटम हैं इनको सरकार ने वाणिज्यिक, बहुत ही स्मार्ट तरीके से वाणिज्यिक, तो बहुत ही स्मार्ट तरीके से इनको वाणिज्यिक फसल, तो इन अलग अलग कैटेगरी में बांटा है और वी कैन से दैट 4 कैटेगरी में बांटा है। कितनी कैटेगरी में? 4। अगर हम बात करें इन 23 फसलों में जो सेरल्स हैं वो हैं 7 सेरल्स हैं। इसमें क्या क्या आता है? तो इसमें पैडी आता है, पैडी धान, चावल कह लो आप लोग। तो इसमें इन 7 में क्या क्या आता है? पैडी धान आता है, राइट, धान। धान के अलावा अगर हम बात करें इसमें आता है वीट, गेहूं, वीट गेहूं, राइट। गेहूं के अलावा इसमें आता है मेज, मक्का, राइट। इन 23 के 23 फसलों को बिल्कुल क्लियर आपके सामने कर देंगे, बिल्कुल चिंता नहीं करनी है, राइट। इनमें आता है मेज, मक्का आता है, राइट। मेज के साथ अगर हम लोग बात करें तो मक्के के अलावा और क्या आता है? तो इसमें शोरगुम आता है, शोरगुम। शोरगुम की बात करें तो ज्वार, बाजरा, रागी, बारले, ये 4 चीजें दोस्तों। शोरगुम आता है इसमें, SHORGHUM, मतलब अगर हम कहें बाजरा तो सॉरी, शोरगुम का मतलब होता है ज्वार। तो इसमें ज्वार आता है, ज्वार हो गया, राइट। इसके अलावा बारले हो गया, बारले, बारले, राइट, बारले हो गया। अगर हम बारले की बात करें, बारले एंड सॉरी एंड क्या, बारले। इसके अलावा रागी हो गया, रागी। इसके अलावा इसमें एक और चीज आती है जिसे हम पर्ल मिलेट्स या हम बाजरा कहते हैं, पर्ल मिलेट्स, या इसी को बाजरा कहते हैं, बाजरा, राइट, बाजरा, बाजरा। तो अब क्या हुआ देख लो, गिन लो, 7 हो गए होंगे, 7 हो गए। वीट, पैडी, मेज, शोरगुम, बारले, रागी, पर्ल मिलेट्स बोले तो बाजरा। 1 2 3 4 5 6 7, तो ये 7 सीरियल्स बोले तो अनाज इसमें आते हैं, राइट। दालों में 5 दालें आती हैं। कितनी दालें आती हैं? सिर्फ 5। सबसे पहले चना, सबसे पहले चना, चना शामिल है इसमें। मतलब अगर हम कहें तो चना हो गया। चना के अलावा जो मेन दालें हैं, अरहर, जिसे हम तुर की दाल कहते हैं, तुर, अरहर,
अरहर कहते हैं, अरहर, तुर की दाल। इसके अलावा अरहर के अलावा जो मेन मेन है, मूंग, उड़द, लेंटिल। लेंटिल का मतलब मसूर। दोस्तों मूंग हो गया, मूंग हो गया, उड़द हो गया, उड़द, उड़द की दाल, और दोस्तों मसूर बोले तो लेंटिल, लेंटिल, मसूर, मसूर, राइट ना। दोस्तों ये इसमें दालें शामिल हो गई, ये दालें, 5 दालें इसमें आती हैं। बार्ले क्या होता है? तो बार्ले ऐसी बाजरा टाइप होता है, बार्ले देखते हैं आप लोग, बड़ी बड़ी लंबी लंबी इसकी कोन्स होती हैं ऊपर ना। 7 ऑयल सीड्स हैं। ऑयल सीड्स मेरे प्यारे साथियों कितने हैं? 7। 7 सेरल्स हैं और 7 ऑयल सीड्स हैं, ऐसे याद रखना है। ग्राउंड नट, मूंगफली, ग्राउंड नट, मूंगफली, ग्राउंड नट शामिल है, राइट। ग्राउंड नट हो गया, मूंगफली हो गई भाई साहब। फिर रेप सीड, जैसे हम मस्टर्ड कहते हैं, सरसों, रेप सीड जैसे हम मस्टर्ड कहते हैं, मस्टर्ड, सरसों, राइट। इसके अलावा सनफ्लावर हो गया, सनफ्लावर, है ना, सनफ्लावर। सनफ्लावर भी बहुत बड़ा एक रोल निभाता है ऑयल सीड्स में। सनफ्लावर के अलावा सोयाबीन, राइट, सोयाबीन, सोयाबीन भी शामिल है, सोयाबीन। सोयाबीन के साथ साथ इसमें सनफ्लावर हो गया, सोयाबीन हो गया, इसमें सीसमम जैसे हम कहते हैं तिल, सीसमम भी शामिल है, सीसमम जैसे हम कहते हैं तिल, सीसमम, तिल। तिल के साथ साथ इसमें सीसमम हो गया, सनफ्लावर हो गया, सोयाबीन हो गया, एक और बचा नाइजर सीड जिसे हम राम तिल कहते हैं। और नाइजर सीड पर इस बार यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा, राम तिल, नाइजर सीड्स, राम तिल, या इसको हम छोटा तिल भी कहते हैं। दोस्तों काउंट करो, 1 2 3 4 5 6। ग्राउंड नट, रेप सीड, मस्टर्ड, सोयाबीन, सनफ्लावर, राइट। ये तो अगर हम बात करें 1 2, यहाँ पे कॉमा कर लो, 3 4 5 6 7। दोस्तों ये हो गए हमारे 7 बहुत ही इंपॉर्टेंट एमएसपी की, लाइक अगर हम एमएसपी में जो 7 मैंने आपको क्रॉप्स, सॉरी ऑयल सीड्स बताए, तो वो आपको समझ में आ गए। बताओ दोस्तों, इतनी बात समझ में आई? जल्दी से आप बताइए, जल्दी से अपना कमेंट करो दोस्तों, क्या इतनी बात सबको समझ में आई? ये बहुत बढ़िया से यू हैव कवर्ड ऑल दीज थिंग्स और नॉट? अपने कमेंट्स करो, योर कमेंट्स आर वेरी प्रीशियस फॉर मी। ना जल्दी से मुझे बताइए। राइट दोस्तों, ये तो यहाँ ब्रैकेट में ही है, इसमें एक और जोड़ लो, तोरिया, तोरिया ना। जल्दी से मुझे अपने कमेंट करिए, कितनी बात सबको समझ में आ गई? यस, एवरीवन इज सेइंग यस। चलो, नहीं, रेपसीड और मस्टर्ड एक ही है ना? नहीं नहीं, मस्टर्ड और रेपसीड ये एक ही है, एक और है तोरिया। चलो, 4 जो कमर्शियल क्रॉप्स हैं, 4 कमर्शियल क्रॉप्स में क्या आता है? इसमें आता है कोपरा। कोपरा, कोपरा क्या होता? जो नारियल होता, अंदर गोटी आती है, नारियल की गोटी, है ना, नारियल की गोटी, तो वो शामिल होती है। इसमें और क्या शामिल है? सुगर केन, इसमें सुगर केन शामिल है, गन्ना, राइट, सुगर केन हो गया। इसमें कॉटन शामिल है, कॉटन, और रॉ जूट, अच्छा जूट, रॉ जूट। दोस्तों अगर आप ध्यान से देखो तो कमर्शियल क्रॉप्स हैं 4। अब गौर से देखो, 7 5 12, 7 19 और 4 23। ये सारा का सारा एमएसपी के अंदर ये 23 क्रॉप है, राइट। ये 23 क्रॉप्स एमएसपी के अंदर हैं।
लेकिन अब आप लोग सोच रहे होंगे कि गुरुजी मैंने 22 क्रॉप पढ़ा, तो 22 क्रॉप आपने बिल्कुल सही पढ़ा, हम इसको शुगरकेन को अलग से कर लेते हैं। 22 फसल बिल्कुल सही है, तो शुगरकेन को आप अलग कर दो तो बाकी की 22 फसलें हो गई। अब दोस्तों इन केस ऑफ शुगरकेन जरा समझेंगे, इन केस ऑफ शुगरकेन, तो शुगरकेन के केस में एमएसपी के स्थान पर, एमएसपी के स्थान पर, एमएसपी के स्थान पर हमारी सरकार ने बनाया है एफआरपी, राइट। शुगरकेन के स्थान, शुगरकेन के लिए एमएसपी के स्थान पर केंद्र सरकार ने बनाया है एफआरपी। एफआरपी क्या होता है? तो एफआरपी का मतलब है फेयर एंड रेम्यूनरेटिव प्राइस, फेयर एंड रेम्यूनरेटिव प्राइस, फेयर एंड रेम्यूनरेटिव प्राइस, उचित और लाभकारी मूल्य, उचित और लाभकारी मूल्य, उचित फेयर और लाभकारी रेम्यूनरेटिव, उचित और लाभकारी मूल्य, उचित और लाभकारी मूल्य। दोस्तों इसकी जगह बनाया है एफआरपी, उचित और लाभकारी मूल्य, राइट। एमएसपी ना कि सिर्फ मेंस बल्कि लाइक प्रीलिम्स के लिए भी बहुत लाइक प्रीलिम्स और ना कि मेंस, बल्कि दोस्तों ये बिल्कुल सही, ये इंटरव्यू के लिए भी एक बहुत इंपॉर्टेंट। अब आप लोग सोच रहे होंगे, अब चलिए दोस्तों मैं आपके घर के लिए देता हूं, जैसे केंद्र सरकार गन्नों के ऊपर एफआरपी बनाती है, तो आप कमेंट करेंगे, बाद में जब रिकॉर्डेड वीडियो हो जाएगा पढ़ेंगे और मुझे जवाब देंगे कि और जितने भी लोग इस वीडियो को देखेंगे वो जवाब देंगे बाद में कि राज्य सरकार एफआरपी की जगह ऐसा क्या यूज करती है। देयर इज अ पर्टिकुलर वर्ड, एक शब्द है, जैसे केंद्र एफआरपी बनाता है गन्नों के लिए, ऐसे ही गन्नों के लिए राज्य सरकार ने भी एक शब्द चुना है, तो वो मुझे आप बाद में बताएंगे, कमेंट उसका देंगे, राइट। अब चलिए थोड़ा सा मैं आपके ज्ञान के लिए बता दूं, आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर व्हाई द गवर्नमेंट मेक सेपरेट प्रोविजन फॉर द सुगरकेन rather than MSP, why the government considering sugarcane as a FRP, why the government has taken FRP as a different segment, why it is not included in the MSP only। सवाल आ रहा होगा, हिंदी में बोलते हैं कि सरकार ने MSP से अलग FRP गन्नों के लिए क्यों बनाया है, FRP गन्नों के लिए क्यों बनाया है, राइट। तो गन्नों के लिए जो FRP बनाया है वो क्या है वो समझना। तो आप लोगों को पता होगा कि भारत में 1955 में 1955 में एसेंशियल कमोडिटी एक्ट आया था। 1955 में एक एसेंशियल कमोडिटी एक्ट आया था, एसेंशियल आवश्यकता या जरूरत वाली कमोडिटी वस्तु अधिनियम, राइट। दोस्तों एक एसेंशियल कमोडिटी एक्ट आया था 1958 में। इस ECA एसेंशियल कमोडिटी एक्ट में भारत सरकार ने कहा था, क्या भारत सरकार ने अलाउ किया था टू फिक्स द प्राइसेस फॉर एसेंशियल कमोडिटी, मतलब भारत सरकार ने कहा कि जो एसेंशियल कमोडिटी हैं, जो अनिवार्य वस्तुएं हैं, इन पर भारत सरकार प्राइसेस फिक्स कर सकता है। एसेंशियल कमोडिटी पर भारत सरकार प्राइसेस फिक्स कर सकता है, जिससे एटलीस्ट हमारे देश में जो गरीब लोग हैं, जो इकोनॉमिकली बैकवर्ड हैं, आर्थिक रूप से कमजोर हैं, उन्हें एटलीस्ट जो एसेंशियल कमोडिटीज हैं, समझना इस एक्ट का मतलब जो जरूरत वाली चीजें हैं वो उन्हें हमेशा मिलती रहें और वो कुपोषण जैसी समस्याओं का शिकार ना हो। और गरीबी उन्मूलन के लिए दोस्तों एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है, दैट इज रोटी। आपने पढ़ा होगा रोटी कपड़ा मकान, अभी तो और मल्टी डायमेंशनल हो गया, अभी तो MPI का कॉन्सेप्ट आ गया है, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स है, और तो और ग्लोबल लेवल पर ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स है, तो उसकी भी कभी हम अलग से बात कर लेंगे। तो दोस्तों आवश्यक वस्तु अधिनियम, एसेंशियल कमोडिटी एक्ट, आवश्यक वस्तु अधिनियम। दोस्तों ये जो एसेंशियल कमोडिटी एक्ट आया, ये एक्ट कहता है कि जो एसेंशियल कमोडिटीज हैं, जो आवश्यक वस्तुएं हैं, इन पर केंद्र सरकार, इन पर भारत सरकार
प्राइस फिक्स कर सकता है। और इस एसेंशियल कमोडिटी एक्ट में शुगर को भी शामिल किया गया। समझना, इस एसेंशियल कमोडिटी एक्ट में शुगर चीनी को भी शामिल किया गया। अब आप लोग सोच रहे होंगे तो कि वाई एफआरपी इज ओनली फॉर शुगर केन, वाई एफआरपी इज नॉट फॉर अदर क्रॉप्स। आप वहां बैठ के जितनी बातें सोचेंगे वो सब मैं यहां से अपने आप धीरे धीरे निकालू। तो वाई एफआरपी इज ओनली फॉर शुगर केन, वाई एफआरपी इज नॉट फॉर द व्हीट, नॉट फॉर द राइस, नॉट फॉर द ऑयल सीड्स, नॉट फॉर द दालें। ये इन सब के लिए तो एफआरपी है नहीं, शुगर केन के लिए ही क्यों? तो एक बढ़िया सवाल है, एक बढ़िया सवाल है आपके दिमाग में, इसका भी सॉल्यूशन मिलना चाहिए कि जैसे कोई जो अन्न क्रॉप हैं, जो अन्न फसलें हैं, जैसे धान हो गया, चावल, जैसे गेहूं हो गया, तो इसका जो प्राइस है वो गवर्नमेंट करता है, राइट, या गवर्नमेंट की एजेंसीज करती हैं। लेकिन जो शुगर केन है, समझना दोस्तों, बहुत बढ़िया से मैं आप लोगों को बताऊंगा, बहुत ही शानदार तरीके से बताऊंगा, सिर्फ आप सुनने की कोशिश करना। क्यों सिर्फ शुगर केन के लिए एफआरपी है, गेहूं और चावल, दालें, इन सब के लिए अलग से नाम क्यों नहीं है? तो सबसे पहली बात कि जैसे हमने देखा व्हीट है, हमने देखा राइस है, हमने देखा कुछ अन्य फसलें हैं, इनका जो प्रोक्योरमेंट है, इनका जो प्रोक्योरमेंट है, जो खरीद है, वो कौन करता है? या तो गवर्नमेंट या गवर्नमेंट की एजेंसी, या तो गवर्नमेंट या गवर्नमेंट की एजेंसीज। लेकिन व्हेन इट कम्स टू द शुगर केन, जब गन्ने की बारी आती है तो इट इज नॉट प्रोक्योर्ड बाय गवर्नमेंट। गन्नों को सरकार गन्नों का खरीद नहीं करती है। गवर्नमेंट डज नॉट प्रोक्योर द शुगर केन, जिससे शुगर बनती है, तो सरकार उसकी खरीद नहीं करती है। फिर आप सोचोगे, फिर दोस्तों, इट इज सोल्ड बाय द फार्मर्स टू द मिल, दैट इज शुगर मिल। जो किसान भाई हैं वो गन्नों को कहां बेचते हैं? शुगर मिल में जाकर। गवर्नमेंट नहीं खरीदती है। लेकिन अब किसान भाइयों को उनके गन्नों का सही प्राइस मिले, इसलिए सीसीईए इंटरफेयर करती है और सीसीईए डिटरमाइन द प्राइसेस ऑफ शुगर केन। बोलो जय। क्या आनंद आया? इतना ही नहीं, अभी और डिटेल में बताएंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि सिर्फ शुगर केन के लिए ही एफआरपी, इसमें और डिटेल में समझो। पहला पॉइंट कि सिर्फ भारत सरकार शुगर केन का प्रोक्योरमेंट नहीं करती, शुगर केन का प्रोक्योरमेंट जो शुगर केन का जो बेचते हैं किसान भाई, वो सीधी चीनी मिलों में जाकर बेचते हैं। और दूसरी बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि भारत में जो ICAR है, दैट इज इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चरल रिसर्च, जो भारत में ICAR है, दैट इज इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चरल रिसर्च। तो ICAR ने कहा कि जो शुगर केन है, समझना बहुत इंपॉर्टेंट, जो शुगर केन है जब वो काटा जाएगा तो उसके 24 घंटे के अंदर, ये ICAR की रिपोर्ट कहती है, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च कहता है कि जो गन्ने को काटा जाएगा, काटने के 24 घंटे के अंदर शुगर केन से जो जूस निकलता है, जूस कह लो या आप कह लो लिक्विड कह लो, जो तरल पदार्थ निकलता है, जिसको हम सुक्रोज कहते हैं। तो दोस्तों, ICAR कहता है कि गन्नों को काटने के बाद 24 घंटे के अंदर उसका लिक्विड जूस या सुक्रोज निकाला जाता है और निकाल लेना चाहिए, जिससे क्या होगा, उस शुगर केन से जो जूस निकला उसकी क्वांटिटी, उसकी क्वालिटी वो बहुत मेंटेन हो जाएगी। अगर आप 24 घंटे के बाद शुगर केन से सुक्रोज निकालोगे, लिक्विड निकालोगे चीनी मिलों पर, तो देखो, सबसे पहले तो शुगर केन का चीनी मिलों तक पहुंचते पहुंचते 24 घंटे के बाद वेट कम हो जाएगा, तो किसान भाइयों को कम प्राइस मिलेगा। दूसरी बात ये क्या कहता है? ये कहता है कि फिर जब वेट कम हो जाएगा, गन्ने सूख जाएंगे, तो फिर उन्हें अच्छा, कंपनी को भी, शुगर मिल को भी अच्छा क्वालिटी में जूस नहीं मिलेगा, तो दोनों के लिए नुकसान है।
तो अगर हम, तो सरकार कहे कि सरकार कहती भाई इसके लिए हम सक्षम नहीं हैं, हम सक्षम नहीं हैं कि हम शुगर केन के को भी प्रोक्योर करें, इसलिए सरकार ने शुगर केन के लिए एक अलग से प्रोविजन बना दिया, जिस प्रोविजन को हम कहते हैं क्या, जिस प्रोविजन को हम सिंपल भाषा में कहते हैं दैट इज व्हाट, तो उसे कहा FRP। बोलो दोस्तों जय। तो क्या इतनी बात समझ में आई? चलो अब बात करते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दा और द लास्ट टॉपिक आज का। MSP को मैं दूसरे पार्ट में पढ़ाऊंगा, इसके डीमेरिट्स, इसके एडवांटेजेस, इसके इश्यूज, चुनौतियां मेंस के पर्सपेक्टिव से वो अपन अलग से देखेंगे। फिलहाल MSP को और अच्छे से समझने के लिए आप एक ही क्लास में MSP समझ जाओगे, बस ध्यान से समझो। अभी याद करो मैंने कहा था कि उत्पादन लागत का 150 गुना, उत्पादन लागत का 150 गुना होना चाहिए, राइट। उत्पादन लागत का 150%, 150 गुना क्या, 150%। तो अब मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि जो CACP जो रिकमेंडेशन देता है, सुझाव देता है CCEA को, वो किस किस पैरामीटर्स, कौन कौन से फैक्टर्स के आधार पर सुझाव देता है। दोस्तों जो SP है इससे संबंधित CACP जो रिकमेंडेशन देता है, और रिकमेंडेशन किसको देता है, ये रिकमेंडेशन देता है CCEA को, वो इसके लिए कौन से फैक्टर्स, कौन से कारक, कौन से फैक्टर्स रेस्पॉन्सिबल हैं, ऑन द बेसिस ऑफ विच फैक्टर्स, कौन कौन से कारक इसमें इन्वॉल्व्ड हैं, इनकी बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, उत्पादन की लागत। क्या ये बात समझ पा रहे हैं अब हम किस दिशा में जा रहे हैं? अब हम किस दिशा में जा रहे हैं? उत्पादन की लागत। अब हम किस दिशा में जा रहे हैं कि जो MSP तय होगा, कहा कि गेहूं के लिए इतना, चावल के लिए इतना, दाल के लिए इतना, तो वो किस आधार पर CACP क्या स्टडी करेगा, किस आधार पर? तो पहला है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। जाहिर सी बात है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के आधार पर ही तो बोलेगा भैया किसान को इतनी लागत आई, इतना पैसा कम से कम मिलना चाहिए। दूसरा है इंटर क्रॉप प्राइस पैरिटी, दूसरा है इंटर क्रॉप प्राइस पैरिटी, इंटर क्रॉप प्राइस पैरिटी बोले तो अंतर फसल कीमत समता, अंतर फसल अंतर फसल कीमत समता, कीमत समता, इंटर क्रॉप प्राइस पैरिटी। एक और है जिसे कहते हैं टर्म्स ऑफ ट्रेड, टर्म्स ऑफ ट्रेड, ये सब चीजें समझाएंगे। टर्म्स ऑफ ट्रेड, व्यापार की शर्तें, व्यापार की शर्तें, व्यापार की शर्तें, टर्म्स ऑफ ट्रेड, व्यापार की शर्तें। एक और है दोस्तों टर्म्स ऑफ ट्रेड, व्यापार की शर्तें हो गया, इंटर क्रॉप प्राइस पैरिटी हो गया। इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट है दैट इज प्राइस, या फिर हम कहें डिमांड एंड सप्लाई। एक और फैक्टर है कि डिमांड एंड सप्लाई, उस फूड ग्रेन का मार्केट में, बाजार में डिमांड एंड सप्लाई क्या है, मांग एवं आपूर्ति, जिसके आधार पर प्राइस तय होगा उसका। लेकिन प्राइस कहां? घरेलू बाजार में, डोमेस्टिक कंट्री, डोमेस्टिकली, एंड अंतरराष्ट्रीय बाजार में, एंड अंतरराष्ट्रीय बाजार में। जरा समझना मैं क्या बता रहा हूं। अंतरराष्ट्रीय मतलब ये 4 मेन फैक्टर्स हैं जिसके आधार पर CACP CCEA को MSP से संबंधित रिकमेंडेशन देता है। पहला है उत्पादन की लागत, दूसरा है इंटर क्रॉप प्राइस पैरिटी, अंतर फसल कीमत समता, और तीसरा है टर्म्स ऑफ ट्रेड, व्यापार की शर्तें, और चौथा है कि उस कमोडिटी का प्राइस क्या है डोमेस्टिक मार्केट में और इंटरनेशनल मार्केट में। इसके बेसिस इन तमाम सारे पैरामीटर्स के आधार पर CACP प्राइसेस को रिकमेंड करता है। तो सबसे पहला उठाते हैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, उत्पादन की लागत, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, उत्पादन की लागत, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन,
उत्पादन की लागत, उत्पादन की लागत, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, उत्पादन की लागत। अब ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन की अगर हम बात करें, उत्पादन के लागत की बात करें, तो अब आपके दिमाग में आ रहा होगा ये क्या है दोस्तों। इसमें क्या क्या शामिल है, इसमें A2 शामिल है। A2 क्या होता है, बिल्कुल पेशेंस रखिए, सब समझ आएगा। इसमें A2 है, इसमें A2 प्लस FL है, राइट। और इसमें एक हो गया हमारा A2, एक हो गया A2 प्लस A2 प्लस FL, और एक हो गया इसमें C2। रटो नहीं, समझो मैं ये क्या बता रहा हूं, बहुत बिल्कुल हल्के में लो। मैं ये बता रहा हूं कि जैसे मान लो सरकार CACP ने कहा गेहूं के लिए 2400 रुपए क्विंटल, या मान लो 2600 रुपए क्विंटल, या 3500 रुपए क्विंटल MSP होगा, न्यूनतम समर्थन मूल्य। अब जो 3500 रुपए क्विंटल, वो किस आधार पर निकाला, उसका आधार क्या है, तो उसके ये 4 आधार हैं मुख्य, ये 4 आधार हैं। इनमें से जो सबसे पहला आधार है वो है दोस्तों उत्पादन की लागत, उत्पादन की लागत। अब उत्पादन की लागत ये 3 तरीके से, विशेषात्मक तरीके से निकाली जाती हैं, A2 प्लस FL और C2। आप सोच रहे होंगे क्या गुरुजी ये 3 ही तरीके हैं, तो मैं कहूंगा नहीं, ये 3 तरीके नहीं हैं, टोटल उत्पादन की लागत निकालने के 9 प्रकार हैं, टोटल 9 प्रकार हैं। किताब में जाके ढूंढ लेना, आज मिलेगा नहीं कहीं। ये 9 प्रकार हैं। अगर 9 प्रकार में बात करें तो इसमें A1 है, इसमें A2 है, इसमें A2 प्लस FL है, इसमें A2 प्लस FL है, इसमें B1 है, इसमें B2 है, इसमें C1 है, C2 है, राइट। C1 हो गया, C2 हो गया, इसमें C3 है, और एक और है C2 स्टार, C2 स्टार, एक और है C2 स्टार। तो दोस्तों इतने सारे तरीके हैं, इतने सारे तरीके हैं, ये पूरे 9 तरीके हैं जिससे CACP उत्पादन की लागत निकालता है। A1, A2 प्लस FL, B1, B2, C1, C2, C3, C2 प्लस C2 स्टार। लेकिन इनमें से जो मुख्य हैं वो है दोस्तों ये 3। तो अब ये 3 क्या हैं, ये हम अपने नेक्स्ट क्लास में पढ़ें। तो आज के लिए दोस्तों इतना काफ़ी है, और मुझे ईमानदारी से अपने रिव्यूज ज़रूर देना, जिससे आपको लगे और मुझे भी उससे मोटिवेशन मिलेगा, और आप लोग ही मेरे मोटिवेशन हो। मुझे पढ़ाने के लिए मजबूर तो सिर्फ मेरे छोटे भाई बहन आप ही लोग करते हो, राइट। और आज की क्लास में आपको क्या MSP का बहुत सारा ज्ञान मिला है नहीं, लेकिन मैं ये नहीं कहूँगा कि ये MSP का कंप्लीट ज्ञान है। तो आज के लिए हम अपनी क्लास को यहीं पर विराम देते हैं। उम्मीद करते हैं आज आपने जो पढ़ा वो आपके दिमाग तक पहुँचा होगा, और आपने बहुत सारी चीज़ें आज सीखी होंगी। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाली क्लास। हैव अ नाइस एंड वंडरफुल टाइम। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद।